नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता, मानस पब्लिकेशन जयपुर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अफेयर स्टूडेंट में। दोस्तों, त्योहारों की व्यस्तता के कारण मैं 1 नवंबर से 5 नवंबर तक का 4 नवंबर तक का मैटर नहीं डाल पाया, तो मैं आज आपके लिए 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, फेसबुक का नया नाम क्या है? डाटा, मीटा, हीटा और जेटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मीटा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, अभी एक शब्द चल रहा है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, इसको बारे में जान लीजिए। तो मेटावर्स एक व्यापक टर्म है जो आमतौर पर जो लोग इंटरनेट के जरिए जिस साझा वर्चुअल वर्ल्ड पर सक्रिय रहते हैं, उस आभासी दुनिया को मेटावर्स कहते हैं। कुछ गेमर्स जो है गेम खेलते हैं, वो भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मेटा अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी की तरह काम करेगी। और इससे पहले गूगल ने भी अपना पेरेंट कंपनी बनाई थी, जिसका नाम बदला था। वो उसका नाम था अल्फाबेट। ये ध्यान रखना, गूगल का अल्फाबेट और फेसबुक का मेटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तर पर आ जाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है आपके 2030, 50, 60 और 70। तो इसका राइट आंसर है 2070। दोस्तों, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, जो ब्रिटेन का एक हिस्सा है, वहां पर COP26 का आयोजन हो रहा है। आगे प्रश्न भी आएगा, COP26। तो इस COP26 के उद्बोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने एवं भारत के लिए 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें पंचामृत कहा है, और विश्व को भी एक संदेश दिया है कि इस तरीके से। तो वो जो 5 बातें हैं, भारत ने जो 5 लक्ष्य रखे हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, शून्य। तो नेट जीरो क्या है, ये और समझ लीजिए कि एक वर्ष में एक देश के द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, उतना ही वापस सोख लिया जाए। वापस किसके माध्यम से सोखा जाएगा? पेड़ों के माध्यम से, या कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी हो जाए, और दूसरा जो उत्सर्जन हो चुका है उसको वातावरण से ऑब्जर्व कर सके। तो भारत ने ये लक्ष्य 2070 रखा है, 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। और जो 4 बातें, उनसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत ने वो सारे जो लक्ष्य है 2030 तक के लिए, बाकी ये एक लक्ष्य है जो 2070 तक। तो 2030 तक जो 4 अन्य लक्ष्य और रखे हैं कि भी कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा 2030 तक भारत। और 2030 तक भारत जो कुल एनर्जी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय या जिसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेगा। यानी कि जो कोयले पर निर्भरता है उसको कम करेगा। वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन में कोयले का लगभग 60 से 65% का हिस्सा है अकेला, तो उसको कम किया जाएगा। और 2030 तक भारत 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जो भारत 100 गीगावाट तो 2021 तक ही प्राप्त कर चुका है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट। और 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% से कम पर लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये पंचामृत है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 नवंबर 2021 को साल 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस खिलाड़ी को सम्मानित किया?
थंगावेलु, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोविड महामारी के कारण जो 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, वो खिलाड़ी सम्मानित नहीं किए जा सके थे, जिसमें 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार सहित कुल 74 खिलाड़ियों को पुरस्कार की घोषणा की थी। उनमें से जो 5 जो खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, अब उसका नाम भी बदल दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जो है 5 खिलाड़ियों को दिया गया, तो उनमें से ये 3 खिलाड़ी तो मौजूद थे जिनका सम्मानित किया गया। तो एम थंगावेलु ये पैरा एथलीट हैं, विनेश फोगाट जो है पहलवान है, और रानी रामपाल जो है भारत की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 2 खिलाड़ी रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं और मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी, इन 5 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो भारत के जो खेल पुरस्कार है उसका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो इसमें उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। इनके अलावा 2 नाम और याद रखने आपको। 2020 में 5 खिलाड़ियों को मिला, 2021 की हम बाद में बात करेंगे। तो 5 खिलाड़ी हो गए, एम थंगावेल, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, रोहित शर्मा व मनिका बत्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2021 में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, लेकिन इससे संबंधित क्या प्रश्न? 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और दोनों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की, वल्लभनगर, उदयपुर और धरियाबाद प्रतापगढ़ में। तो अब एक तो ये कि विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है। तो कांग्रेस की कितनी सीटें हो गई हैं? कांग्रेस की सीटें बढ़कर 108 हो गई हैं। एक सौ आठ। बीजेपी की हो गई है, पहले 73 थी, वो घटकर अब 71 रह गई है। इससे पहले उपचुनाव में एक घटी और अब इस एक उपचुनाव में एक घट गई। अच्छा दोस्तों, ये 108 है, इसमें 6 जो है बसपा के, बीएसपी के भी विधायक इसमें शामिल हैं। 6 विधायक जीते थे, वो 6 के 6 कांग्रेस में जाकर मिल गए। तो ये 108 में ही है। इस प्रकार अब राजस्थान की विधानसभा की 200 की 200 सीटें फिल हो चुकी है। वर्तमान समय में कोई भी रिक्त नहीं है। 13 निर्दलीय हैं, 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के 2 हैं और राष्ट्रीय लोकदल का 1 मेंबर है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि इसमें वल्लभनगर से प्रीति सत्तावत जीती है और धरियाबाद से नगराज मीणा विजय रहे हैं। तो प्रीति सत्तावत जीत गई, तो अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी विधानसभा में वर्तमान में? महिला एमएलए की जो संख्या राजस्थान विधानसभा में, वो अब बढ़कर 26 हो गई। पहले जब चुनाव हुए थे उस टाइम 24 थी, फिर 2019 के उपचुनाव में 1 सीट बढ़ी महिला की, और अब 2021 में 1 महिला और जीत के आ गई। तो कुल वर्तमान में 26 हो गई। प्रारंभ में कितनी थी? 24 थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की है? तो पंजाब कांग्रेस, पंजाब लोक कांग्रेस, ये लोग टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको लोक
लोक है ये, लोक। पंजाब लोक कांग्रेस, अमर पंजाब कांग्रेस, पंजाब लोक जनशक्ति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब लोक कांग्रेस। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के 50 साल तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, मुख्यमंत्री थे। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रकरण के बाद इनको वहां से पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब इस कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देकर अब अपनी नई राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालयों में किस विदेशी स्कूल शिक्षा पैटर्न की पढ़ाई होगी? ब्रिटेन पैटर्न, जर्मन पैटर्न, अमेरिकी पैटर्न और फिनलैंड पैटर्न। तो ये बात चल रही है दोस्तों फिनलैंड पैटर्न की। राजस्थान में एक दल का गठन किया है जो फिनलैंड पैटर्न का अध्ययन करेगा और राजस्थान में जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल चलाए जिनका नाम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय रखा गया है, उनमें जो है विदेशी पैटर्न, जो फिनलैंड पैटर्न, विदेशी पैटर्न जो सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है स्कूली शिक्षा का, उसका अध्ययन करके उस पैटर्न को अपनाया जाएगा। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसी नेक्स्ट सत्र से राजस्थान में जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय उनमें 33 विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। तो भारत का पहला राज्य है राजस्थान जिसमें सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 के आधारित सिलेबस की स्कीम को मंजूरी दी है? विकल्प आपके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट सत्र के लिए जो बीटेक का जो कोर्स और स्कीम जारी की है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार जारी की है। तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसने ये नई शिक्षा नीति के तहत अपना पाठ्यक्रम की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा ग्लासगो में किस राजनेता ने रखी? बोरिस जॉनसन, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, एंटोनियो गुटेरेस। बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। और दोस्तों आपको ध्यान होगा भारत ने ही सबसे पहल की थी इंटरनेशनल सोलार सिस्टम की ग्रिड की स्थापना की और जिसमें फ्रांस ने सहयोग दिया। काफी समय पहले ही ये इंटरनेशनल सोलार सिस्टम प्रारंभ हो चुका है। तो सोलार सिस्टम का सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो दिन में ही एनर्जी दे सकता है, रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो नहीं दे सकता। तो इसका विकल्प नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है कि विश्व में कहीं ना कहीं तो सूर्य उदय होता ही रहता है, तो इस तरीके से सोलार जो पार्क है स्थापित किए जाए, उनको एक इंटरनेशनल ग्रिड बनाकर उसमें जोड़ा जाए ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिन में जो एक्स्ट्रा ऊर्जा उत्पादन हो रहा है वो ग्रिड में आ जाए और जहां रात हो गई वहां पर सप्लाई की जा सके। इस प्रकार से एक स्वच्छ ऊर्जा के बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने ये एजेंडा विश्व के सामने रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रेक थ्रू एजेंडा किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। देखिए 2 नवंबर 2021 को विश्व के 40 देशों ने ब्रेक थ्रू एजेंडे पर साइन की जिसमें भारत भी शामिल है। ब्रिटेन क्या कर रहा है, जो ग्रीन एनर्जी है उसको सस्ती और स्वच्छ तकनीक अविकसित देशों पर या विश्व के सभी देशों के पास पहुंचाने की योजना है जिससे पर्यावरण संरक्षण पर तेजी से काम किया जा सके, वनों की कटाई कम हो सके, पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो सके। जो बहुत ही उच्च क्वालिटी की तकनीक है जो
पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लासगो सम्मेलन में कितने देशों ने मीथेन उत्सर्जन कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90 देशों ने ये साइन किए हैं। तो दुनिया के 90 देश अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में मीथेन उत्सर्जन को कम करने, और ये मीथेन उत्सर्जन जो 2020 की स्तर का है, जो 2020 में जो उत्सर्जन हो रहा था उसमें 30% कटौती करेंगे, यानी बढ़ने नहीं देंगे और धीरे धीरे कमी करेंगे। कब तक? 2030 तक। जो 2020 का स्तर है उसमें 30% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? मैक्स, वैक्स, जॉब, कोविड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैक्स। ये वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म है वैक्स, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा का डिक्शनरी के द्वारा कहा गया है कि जो वैक्स शब्द है वो 72 गुना बार इसको बढ़ा, तो इसके अनुसार ये 72 गुना बार इसका प्रयोग बढ़ गया है, तो इसको वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुसील क्या है? भारतीय वायुसेना की एक लड़ाकू विमान का नाम है, भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम है, भारतीय नौसेना की एक युद्धपोत का नाम है, और भारतीय थल सेना में शामिल एक टैंक का नाम है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय नौसेना में शामिल एक युद्धपोत का नाम है। तो रूस से भारतीय नौसेना ने अपने प्रोजेक्ट 1135.6 श्रेणी का 7वां युद्धपोत प्राप्त किया। इसे तुसील नाम दिया गया, और तुसील का अर्थ है ढाल। और इस प्रोजेक्ट के जो ये जो युद्धपोत है उनको तलवार नाम भी दिया, तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 नवंबर 2021 को भारत की कोवैक्सीन, ये अलग हो गया वर्ड, उसको इसके साथ जोड़ के देखें, कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। WHO ने अब तक कुल कितनी वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है? तो भारत की जो ये पहले 6 दे चुका था, भारत की होगी तो 7 को दे चुका है। तो राइट आंसर है दोस्तों 7। अब ये और देख लीजिए दोस्तों, किस किस इससे पहले जो पूर्व 6 वैक्सीन है वो कौन सी? एक है फाइजर, दूसरी है एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो है, एस्ट्राजेनेका कंपनी है ब्रिटेन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका फॉर्मूला बनाया था एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर, और भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्पादन भारतीय फार्मा कंपनी कर रही है। तो भारत में भी ये कोविशील्ड ज्यादा मात्रा में लग रही है, और विश्व में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कोविशील्ड का उत्पादन किया जा रहा है। तीसरी है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, चौथी है मॉडर्ना की mRNA 1273, पांचवी है सिनोफार्मा की BBIPP कोरवी, और छठी है सेनोवैक्स की कोरोनावैक। तो अब टोटल ये 7 वैक्सीन हो चुकी हैं जिनको WHO ने मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राहुल द्रविड़। रवि शास्त्री इनसे पहले थे, और सौरव गांगुली जो है BCCI के अध्यक्ष हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्लासगो में COP26 में किस भारतीय छात्रा ने प्रभावशाली भाषण दिया? तो विनीता जोशी, विनीशा उमाशंकर, कविता चौधरी, उषा देसाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विनीशा उमाशंकर। ये तमिलनाडु की 14 वर्षीय
छात्रा है जिसने जो ग्लासगो COP26 में अपना भाषण दिया। ये अर्थशॉट प्राइज की फाइनलिस्ट है, इसलिए इनको ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम्स ने COP26 में आमंत्रित किया था और इन्होंने विश्व के नेताओं के सामने ये कहा कि भाई ये जो खोखले वादे करने से काम नहीं चलेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इन्होंने जो अर्थशॉट प्राइज के लिए जो नॉमिनेट हुई थी और फाइनलिस्ट थी, तो उसमें इन्होंने क्या बनाया था कि सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीट आयरनिंग कॉर्ड, कपड़े को प्रेस करने वाली गाड़ी बनाई थी और उसकी ये खोज के लिए ये फाइनलिस्ट हुई थी, लेकिन फर्स्ट प्राइज नहीं मिला था, तो अभी इनको बुलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फेस रिकग्निशन सिस्टम को किस कंपनी ने बंद करने का फैसला किया है? तो ये राइट आंसर है दोस्तों, फेसबुक ने। लोगों की प्राइवेसी से संबंधित लेकर लोगों के विरोध के कारण फेसबुक लोगों की चिंता को दूर करने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है और इस पर जो उपलब्ध डाटा है उसको भी डिलीट करने का आश्वासन दिया है, डिलीट करेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।